हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होम एकेडमी। जेकेएसएसबी के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में जो है आपका वेलकम है। आप यहां से अपने आंसर्स को जो है वो मैच कर सकते हैं। तो ये जो है 41 से लेकर 60 क्वेश्चन होंगे जो कि आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है। आप यहां से अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या था। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 41। द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज एलसीएम। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो क्या चीज है? वो 35,822 है और उनका एचसीएफ जो है वो 26 है। तो फाइंड द एलसीएम का हमें यहाँ पर जो है वो क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है? प्रोडक्ट जो है दो नंबरों का दिया गया है और हम ये जानते हैं जो प्रोडक्ट होता है दो नंबरों का, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। हम एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो में अच्छे से पढ़े थे कि जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का वो क्या होता है? वो एलसीएम और एचसीएफ का जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो निकालना क्या? हमें एलसीएम निकालना है। तो मतलब एलसीएम जो होगा वो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एचसीएफ होगा। इतना क्लियर है? क्योंकि जो भी प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम, एल से एलसीएम को मैंने डिनोट किया और ये एचसीएफ का जो है वो प्रोडक्ट होगा। तो जो नंबर हमारे पास है वो हमारे पास लेट अस सपोज जो है वो पी है और पी की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है? 35,828 है। तो हमें एलसीएम निकालना है। तो मतलब ये जो एच है ये इसके नीचे आ जाएगा, प्रोडक्ट के नीचे, और वही हमने यहाँ पर किया है। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1378 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर पेरीमीटर है एक रेक्टेंगल का, ठीक है। अब देख लीजिए, एक द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल हमारे पास एक है जिसका पेरीमीटर जो है वो कितना दिया गया है? 28 सेंटीमीटर। सपोज मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर दिया गया है। इफ द लेंथ इज 5/2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ। लेंथ क्या होगी इसकी? ये जो होगी ये लेंथ होगी, ठीक है, ये लेंथ होगी और ब्रेड्थ जो होती है वो ये ब्रेड्थ होगी। तो अगर बोला गया जो लेंथ है वो 5/2 टाइम्स जो है वो इसकी ब्रेड्थ की है और हमें लेंथ की वैल्यू निकालनी है, इस एल की वैल्यू निकालनी है हमें और इस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो चीजें दी गई थी वो देख लीजिए। सबसे पहले हमें पता है जो पेरीमीटर है वो कितना दिया गया है? 28 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम फार्मूले से देखें, फार्मूला क्या कहता है कि पेरीमीटर जो होता है वो किसके बराबर है? फार्मूला कहता है पेरीमीटर जो होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। तो ये हम अपने मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो लेट द लेंथ बी 5/2 बी। जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 5/2 बी होगी, ठीक है। तो मतलब हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। जो ये पेरीमीटर था वो 28 था तो इसकी जगह 28 लिख देंगे, 2 की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हम डाल रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन पहली है इसमें हम जो है डाल रहे हैं। इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं। तो इससे ये वाला स्टेप आ गया। पेरीमीटर की जगह 28, 2 की जगह 2 हो गया, एल की जगह 5/2 बी और प्लस ब्रेड्थ हो गया। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 28 इज इक्वल टू 7b और b की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं l की वैल्यू क्या है? 5/2b है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है कि 5/2b है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 इंटू 4 करेंगे तो 20 आएगा। मतलब आपका आंसर जो है वो 4 और 10 होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 43 होगा। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 8 मीटर। हमारे पास एक रोम्बस है जिसका डायगोनल कितना है? 8 मीटर, ठीक है, एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया, और हमें इसका एरिया निकालना है। अब हमारे पास जो है फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ द रोम्बस 1/2 इंटू लेंथ ऑफ द डायगोनल इंटू द लेंथ ऑफ द डायगोनल 2। तो 1/2 पहले डायगोनल 8 सेंटीमीटर और फिर जो है दूसरा डायगोनल कितना है? वो 6 सेंटीमीटर है। तो 8 इंटू 6 कर लेंगे, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 स्क्वायर मीटर आएगा। सेंटीमीटर या सॉरी ये मीटर होगा, ये मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर होगा, तो स्क्वायर मीटर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन जो था वो मेंसुरेशन से था। तो यही आपके स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन है, 10th और 12th बेसिस के क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के बनेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 है, फाइंड द जीसीएफ एंड एलसीएम। तो मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है किस किस का? 20 और 28 का। अब हमें जीसीएफ मतलब एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है।
तो हमारे पास 28 28 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। किस चीज़ के फैक्टर बनाएंगे, 20 के फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी जो है डिफरेंस समझा दिया है अपनी वीडियोस में। तो जीसीएफ निकालने के लिए देखिए, अब 20 के फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 2 4 बनेगा, 5 बनेगा, 10 बनेगा और 20 बनेगा। तो इसके अलावा जो है कोई भी फैक्टर नहीं बन सकता। हम जानते हैं 1 इंटू 20 20, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 5 20, 5 इंटू 4 20, 10 इंटू 2 20। तो यही इसके जो है वो फैक्टर बनेंगे। अब इसी तरीके से जो है फैक्टर 28 के भी निकालेंगे। तो 1 2 4 7 14 28 जो है वो इसके फैक्टर होंगे। अब हमारे पास द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑन टू लिस्ट दैट दे हैव इन कॉमन इज जीसीएफ। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा, ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए, वो कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दो को कंपेयर करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें 1 2 कॉमन है, 1 2 4 कॉमन है, इसमें भी 1 2 4 कॉमन है। मगर कॉमन नहीं, हमें ग्रेटेस्ट देखना होता है। तो ग्रेटेस्ट क्या है इसमें, इसमें हमारे पास 4 है और इसमें भी जो है वो 4 है। तो 4 ही आपका जो होगा वो क्या होगा, जीसीएफ होगा। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन होता है। सो इन द समरी द आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट इज द एलसीएम एंड जीसीएफ जो होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास जो होगा वो 140 होगा। अब हमें एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम एलसीएम में हम देखेंगे जैसे कि ये इसमें 2 कॉमन है, पहले तो कॉमन होना चाहिए, 1 कॉमन है, ठीक है कॉमन है, 2 कॉमन है, कॉमन है। तो इसके अलावा जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 है, सॉरी 5 नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एलसीएम जो है 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5, ठीक है 20 और 20 इंटू 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 140 होगा। ठीक है, मैं आपको और दिखा देता हूँ इसको कैसे कर सकते हैं। तो आपका आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, मैं मिटा के जो है आपको वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए 20 को हम लिख सकते हैं इसके फैक्टरों से ऐसे भी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इनके बीच में मल्टीप्लाई मान लो। ठीक है, और फिर हम जो है 28 के जो है वो फैक्टर क्या बनाएंगे, हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 हो गया, 4 इंटू 7 जो होगा ये हमारे पास आ गया। तो एलसीएम जब हमने निकालना होगा वो क्या होगा, एलसीएम किसके बराबर होगा, तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन। तो इसमें हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। उसके अलावा क्या चीज़ बची हमारे पास, 5 बच गया और फिर हमारे पास 7 बच गया। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, 140 के बराबर होगा। एलसीएम होता क्या है, क्योंकि वो लीस्ट कॉमन होता है। तो यहाँ से हमने 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पर 2 2 थे, एक 2 ले लिया, फिर यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ से एक 5 ले लिया और एक 7 मिल लिया। तो ये हमारे पास जो है वो 140 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा और आपने ठीक भी किया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो एजिस पे क्वेश्चन था ये हमारे पास। सुरैया इज 25 ईयर्स ओल्ड देन हिज सन। सुरैया जो है बच्चे की माँ है जो कि 25 साल जो है बड़ी है अपने बच्चे से। तो हम कह सकते हैं लेट द सन्स एज बी एक्स। अगर बच्चे की एज एक्स है तो सुरैया की एज क्या होगी, एक्स प्लस 25 होगा, इतना मान सकते हैं आप। इन 5 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हिज सन। मतलब 5 साल के बाद जो है वो अपने बच्चे की एज से जो है वो कितनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। तो आफ्टर 5 years अगर हम बात करेंगे सन की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 5 जो प्रेजेंट एज होगी उसमें 5 साल बढ़ा देंगे। तो सुरैया की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 25 प्लस 5, उसकी भी जो है बढ़ जाएगी, मतलब उसकी एक्स प्लस 30 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन की गिवन कंडीशन क्या कहती है, जो एक्स प्लस 30 है 5 साल के बाद वो बच्चे की एज से दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ही नहीं शी होगा। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो एक्स प्लस 30 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 5 एज पर द क्वेश्चन की गिवन कंडीशन। तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 होगा। और यहाँ पर याद रखेंगे 30 माइनस 10 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2x माइनस एक्स। मतलब जो 20 होगा वो x के बराबर होगा। ठीक है, इस बात को मान लो। तो इस वजह से हम कह सकते हैं देयरफॉर द सन एज इज 20। सन जो है बच्चा, उसकी एज कितनी है, वो
x की वैल्यू क्योंकि हमने निकाल दी वो कितनी आ गई 20 आ गई। तो सुरैया की एज कितनी होगी x + 25 जो कि गिवन कंडीशन थी 20 प्लस तो 25 जो कि 45 होगा। मगर पूछा है व्हाट विल बी द सुरैयास एज आफ्टर 3 इयर्स। तो इसमें बस 45 में 3 साल जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 48 ईयर्स आएगा और आपका आंसर जो करेक्ट होगा वो 48 ही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a student scores 30% marks then he fails by 5%, but when he scores 40% mark he got 10 marks more marks than passing the mark। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको ऑलरेडी परसेंटेज में कराया है और वही क्वेश्चन दे दिया है। तो ठीक है, तो आप ये परसेंटेज की वीडियो से कर ले। मैं आपको करेक्ट आंसर बोल देता हूँ 33 1/3%। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, वही क्वेश्चन जो है मैंने दे दिया है आपको। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अपने आंसर मैच करती जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, देखने दो, नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है। तो ये एवरेजेस से है। अगला का टॉपिक जो है सिलेबस में एवरेज भी दिया गया है। द एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट इज 50। 11 बच्चे हैं जिनकी एवरेज कितनी है 50। तो हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ 11 स्टूडेंट इज 50 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 रिजल्ट इज 49। जो हमारे पास 11 बच्चे हैं ना 1 से लेकर 11 तक, उनमें से जो पहले 6 बच्चे हैं उनकी एवरेज 49 है। अगर 11 बच्चों की एवरेज 50 है तो अगर हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ 11 नंबर, वो कितना होगा 550, क्योंकि 50 इंटू 11 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट 6 डिजिट, पहले 6 जो है उनका कितना है 49 एवरेज दी गई है, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 294 होगा। आगे दिया गया इन द लास्ट 6 रिजल्ट इज, जो लास्ट के 6 है सम ऑफ द लास्ट 6, उनकी एवरेज कितनी दी गई है 52 दी गई है क्वेश्चन में, ये आपके पास 52 दी गई है। लास्ट 6 जो बच्चे मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 312 होगा। अब हमें पूछा है व्हाट इज द सिक्स्थ रिजल्ट, ये जो छठा नंबर है, ठीक है, जो मिडल टर्म है, इसकी वैल्यू जो है, इसका रिजल्ट क्या होगा सिक्स्थ रिजल्ट। ठीक है, पहले 6 की भी दे दी है, अगले 6 की भी दे दी है, लेकिन ये जो 6 है इसका क्या होगा। अब देखिए ये जो 6 पहले 6 है और आखिरी 6 है, इनमें 6 तो कॉमन आ गया दोनों बार में, तो हम इन दोनों को जो है बच्चों प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 294 प्लस 302 तकरीबन 550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 550। ठीक है, नहीं 550 नहीं आएगा, इन दो को हमें प्लस करना है। फिर हम करके देखेंगे, यहाँ पर इधर हम काम करेंगे ये। हाँ, तो हमने क्या करना है, हमें एक्चुअल कैसे निकालना होगा, हमने 294 इसमें हमें जो है वो प्लस करना होगा। कितना प्लस करेंगे हम 312 जो हमारे पास आया, इन सारे में से हम माइनस करेंगे 550। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आएगा और ये आंसर हमारे पास कितना होगा 56 होगा। आप करके देख लीजिए, ये हमारे पास 56 होगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज से है। इफ एज इनकम इज 10% मोर, अगर ए की इनकम है वो कितनी है 10% ज्यादा है, तो 10% से कोई चीज बढ़ रही है। ठीक है, मतलब 1/10 होगा। ठीक है, ये 1/10 होगा फ्रैक्शन। मोर देन द बीज इनकम, हाउ मच परसेंट बीज इनकम इज लेस देन इट। क्या पूछा है, लेस देन कितनी होगी। तो नेचुरली सी बात है, अगर कोई चीज 10% से बढ़ रही है तो वो कितने से डिक्रीज होगी 9 1/11 से डिक्रीज होगी, क्योंकि ये 1 था और ये हमारे पास 10 था। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये हमारे पास 9 होगा। तो ये कितने से बढ़ेगी 9 1/11 से जो है बढ़ेगी। आंसर नंबर जो होगा वो आपका 11% होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पास जरूर पूछे जाएंगे। ये जो है आपको ऐसे भी दे सकता है कि कोई चीज 25% से बढ़ी है, ठीक है, तो आप बोलिए वो कितने से जो है वो अब घटेगी, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो अगर कोई चीज 25% से बढ़ेगी, इसका ये मतलब नहीं कि वो 25 से ही घटेगी। ठीक है, तो
यहाँ पर जो है आपको यही देखना है कि किस तरीके से परसेंटेज निकालनी है। अच्छे से मैंने आपको परसेंटेज की वीडियो में ये चीज़ करवाई हुई है। तो इसका आंसर आप बिना पेन और पेपर के दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है आपके टाइम एंड वर्क से, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 49 है। बोला गया है ए एंड बी कैन फिनिश अ वर्क सेपरेटली इन 20 एंड 30 डेज। ये हमारे ए बना दिया, ये हमने बी बना दिया। ए जो है वर्क को 20 डेज में और बी जो वर्क को 30 दिनों में जो है वो बच्चों को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है वो निकाल लेंगे टोटल वर्क कितना होगा। तो इनका एलसीएम निकाल देंगे, 20 और 30 का वो कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, बी लीव द वर्क आफ्टर 9 डेज। अब ए एंड बी ने एक साथ तो काम किया, वो यहाँ से लेकर सपोज यहाँ तक उन्होंने एक साथ काम किया, और ये कितने डेज है, 9 दिनों के लिए इन्होंने काम किया। तो हम इसको ये मान लेंगे कि इन्होंने एक साथ जो है वो 9 दिनों के लिए जो है वो काम किया। लेकिन अब क्या होता है कि बी लीव्स द वर्क आफ्टर 9 डेज। अब जो है बी चला जाता है, और अब जो काम करने वाला है वो अकेला ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ए काम कर रहा है। अब ए ने अकेले काम किया और यहाँ पर ए और बी ने एक साथ जो है जो वो काम किया है, और हमें ये निकालना इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड। अब जब वो अकेले काम कर रहा है तो अब वर्क जो होगा वो टोटल वर्क जो 60 वर्क हमारे पास ये कितने दिनों में फिनिश होगा। तो पहले हम ये देखेंगे जिस टाइम में इन्होंने एक साथ काम किया है, टोटल वर्क 60 है। ए एंड बी ने एक साथ काम किया है, 9 दिनों के लिए काम किया है, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी। देखो ये 20 है, 20 इंटू 3 होगा यहाँ पर, 60 और 30 इंटू 2 होगा, ये कितना हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ये टोटल कितनी होगी इनकी एफिशिएंसी, दोनों की मिलाकर 5। तो हम 9 मल्टीप्लाई बाई 5 निकालेंगे तो 45, क्योंकि इन्होंने 9 दिन तक जो है वो काम किया है। सपोज यहाँ पर 9 डेज हो जाते हैं कंप्लीट। ये अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 60 हम जानते हैं, और 60 में से जब 45 चले जाएंगे तो वो कितना बचेगा, 15 वर्क। अब ये 15 वर्क जो है वो ए अकेले काम कर रहा है, ए ने अकेले ये काम करना है। तो ए की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, वो 3 दी गई है। ठीक है, जो कि हमने निकाली। तो 15 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 5 डेज होगा। तो टोटल डेज हमारे पास कितने आ गए, ये 5 दिन, और जो हमारे पुराने 9 दिन थे। तो 9 हमारे पास जो पुराने डेज थे, तो उसमें जब हम प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे, हम उसमें प्लस करेंगे 5 डेज। ठीक है, तो 9 प्लस 5 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हमारे पास 14 डेज हो जाएंगे। चलेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। A's वर्क कैपेसिटी इज 3/2 ऑफ B's वर्क कैपेसिटी। ए की जो वर्क कैपेसिटी है वो बी से जो है बी की वर्क कैपेसिटी की 3/2 दी गई है। तो इस मतलब ए की जो वर्क कैपेसिटी हम उसे 3 मान लेंगे, और बी की जो वर्क कैपेसिटी है हम उसे 2 मान लेंगे, क्योंकि 3/2 के रेशो में दी गई है। टुगेदर दे डू ए वर्क इन 30 डेज। अगर एक साथ वो काम करते हैं, वो कितने दिनों में काम करते हैं, 30 डेज में काम करते हैं। अब ए और बी की एफिशिएंसी टोटल कितनी मान सकते हैं हम, 3+2, जो कि कितना होगा, 5 होगा। और टुगेदर दे कैन वर्क इन 30 डेज। 30 दिन तक अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो 30 इंटू 5 उनका टोटल वर्क होगा। अब हमें निकालना क्या, इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी फिनिश द वर्क। ए और बी जो है वो कितने दिनों में वर्क जो है वो फिनिश कर सकते हैं। ए जो है वो कम करेगा 30 इंटू 5/3। 5/3 क्यों किया, टोटल एफिशिएंसी 5 है और ए की एफिशिएंसी उसमें से 3 है, तो 5/3 हो जाएगा, जो कि 50 डेज के बराबर होगा। सिमिलरली बी जो है 30 डेज मल्टीप्लाई बाई 5/2 होगा, 75 होगा। तो यहाँ पर 50 और 75 का आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ए है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी फिनिश दिस वर्क। ए जो है 50 डेज में और बी जो है वो 75 डेज में। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दिया गया है, A's वर्क कैपेसिटी इज 60% मोर देन B's वर्क कैपेसिटी। ए की जो वर्किंग कैपेसिटी दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 60% जो है बच्चों को ज्यादा दी गई है बी की वर्किंग कैपेसिटी से। ठीक है, क्या दिया गया है, ए वर्क कैपेसिटी इज 60% मोर देन B's वर्क कैपेसिटी। ए की जो वर्किंग कैपेसिटी जो है वो दी गई है 60% मोर देन B's वर्क कैपेसिटी।
हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे थे? ए's वर्क कैपेसिटी जो है वो 60% जो है मोर देन बी's वर्क कैपेसिटी। तो ए की वर्क कैपेसिटी ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ए की जो है 60% ज़्यादा है, सपोज़ अगर बी की हम 100 मान लेते हैं तो ए की कितनी होगी? 160 होगी। एज अलोन डज़ दिस वर्क इन 80 डेज़ और ए जो है अकेले 80 दिनों में ये काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि जो ए है वो अकेले जो है वो काम कर रहा है 80 डेज़ में। इन हाउ मेनी डेज डज बी फिनिश दिस वर्क, लेकिन जो बी है वो कितने दिनों में जो है वो काम करेगा, ठीक है। देखिए ए की वर्क कैपेसिटी मैंने आपको बता दी जो है 160%, हम 160 लिखेंगे क्योंकि 60% बी से ज़्यादा है। अब 160 और 100 को हम रिड्यूस करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। तो हम जानते हैं हम इसे कैसे रिड्यूस करेंगे, 20 इंटू 5 करेंगे और यहाँ पर 20 इंटू 8 करेंगे। अब 160 और 100 की जगह हम 8 और 5 से काम चलाएंगे। एक जो है वो 80 दिनों में काम करता है तो मतलब 80 में काम करेगा, तो 8 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ए ये हमें बी की निकालनी है, तो बी के लिए जो हम निकालेंगे वो कितनी होगी? ए ने तो 80 डेज में काम कर लिया, हमें देखना है कि बी कितने दिनों में काम करेगा। तो हम देखेंगे ए जो करता है वो 80 दिनों में करता है, तो 8 इंटू 80 विद एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 8 है, 8 इंटू 80 आ जाएगा और डिवाइड बी की निकालनी है, उसी से हम डिवाइड करेंगे तो 128 डेज निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो 52 है। ए एंड बी कैन फिनिश दिस वर्क इन 24 डेज। ए और बी जो है एक काम को जो है वो 24 दिनों में करते हैं, तो यहाँ पर हमने बना दिया कि ए और बी जो है एक काम को जो है वो कितने दिनों में कर रहे हैं? 24 दिनों में वो कर रहे हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश दिन वर्क इन 30 डेज और बी और सी उसी काम को 30 दिनों में जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हम 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना निकलेगा? 120 निकल जाएगा। पूछा गया एज वर्क कैपेसिटी इज ट्वाइस दैट ऑफ सीज। ए की जो वर्क कैपेसिटी है वो कितनी है? ट्वाइस है। कितनी? सी से ट्वाइस है, मतलब सी की दुगनी है। ए की जो है वो सी से दुगनी है। तो हम अगर ए बाई सी करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 2/1। मतलब अगर हम रेशो निकालेंगे ए और किसका? सी का। हम कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास ए है और हम इसे जो है वो डिवाइड बाई करेंगे सी से, तो क्या हो जाएगा? वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। 2:1 हो जाएगा, मतलब ए और सी जो होगा वो 2:1 होगा। अब हमें पूछा गया इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश दिस वर्क। बी जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दिया गया है। तो आप देखेंगे 24 यहाँ पर है और यहाँ पर 120 है, तो हम इसका भी जो है वो एलसीएम निकालेंगे तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए एंड बी की 5 आ जाएगी, 24 इंटू 5 और 30 इंटू 4 आ जाएगा, तो ये इसकी 4 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ए और बी जी की एफिशिएंसी 5 है, मतलब ए और बी 5 के बराबर है और इसी में से 2 प्लस बी, क्योंकि ए का रेशो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, तो ए की जगह 2 लिख देंगे, बी की जगह बी लिख देंगे, इज इक्वल टू 5 और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास निकल के आएगी बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो है बी क्या वर्क निकालना है, बी जो है टोटल वर्क कितना है? 120 और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 20 डेज 40 डेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर सी जो होगा वो बच्चों करेक्ट होगा। चलेंगे हम अपनी अगली वीडियो, अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारे एवरेज पे होगा। तो क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 53 है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 53 है। तो आपके जो है ज़रा इसमें जो है कोई ना कोई मिस्टेक थी आपके क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर की जगह 3 लिख दिया गया था, बट आगे ABCD चारों नंबर ही दिए थे, ठीक है। आप उसे एक बार देख लेना। सो एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर ABCD जो है वो 40.5 दी गई है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, और हमें इसमें बी एंड डी का प्रोडक्ट निकालना है। देखिए कितना आसान है। हमें एवरेज कितनी गई है? 40.5 दी गई है और हमारे पास कितने नंबर है? 4 नंबर है। तो मतलब पहला नंबर यहाँ पर ऊपर होगा, दूसरा नंबर इसके नीचे होगा, तीसरा नंबर यहाँ पर होगा, चौथा नंबर इधर होगा और बीच में जो होगी वो एवरेज होगी। ये तो हम सभी मानते हैं कि एवरेज जो है वो कहीं बीच की एक वैल्यू है, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमें निकालना है इसका। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी। तो बी क्या होगा? ये हमारे पास
ए होगा और ये हमारे पास बी होगा, ये हमारे पास सी होगा और ये हमारे पास डी होगा। हमें बी और डी का प्रोडक्ट निकालना है। अब 40.5 से एक नंबर हम ऊपर लेंगे तो वो कितना होगा, इससे एक नंबर पहले लेंगे तो 40 होगा और उससे एक नंबर पहले लेंगे तो हमारे पास 39 होगा। तो मतलब हमारे पास जो है दो नंबर होंगे वो 39 और 40 होंगे और इसके बाद जो नंबर आएगा 40.5 के बाद 41 और 42 होगा। तो इन सारों की एवरेज मिलके 40.5 होगी। तो हमारा 40 और 42 को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 होगा। मतलब आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 है। जरा ध्यान से समझेंगे, इसका आंसर जो होगा आपका वो 36.35 होगा। कैसे करेंगे मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसका सोल्यूशन जो है वो मैं अपने फेसबुक पे भी या आप मेरे से मांग सकते हैं नीचे व्हाट्सएप पे, जैसे भी जो है अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया, क्योंकि हम जो है वो कर्सर जो है वो दूसरा यूज कर रहे हैं, ये पेन वाला नहीं है, इसे लिखना मुश्किल होता है, तभी टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है। ए डॉग चेज अ रैबिट। एक डॉग है जो रैबिट को जो है चेस कर रहा है, मतलब उसके पीछे भाग रहा है। डॉग्स टेक 6 लीप्स। जो डॉग है, ठीक है, वो 6 लीप्स लेता है। लीप्स का मतलब जो है वो 6 छलांगे मारता है। ये क्वेश्चन जो है रेशो प्रोपोर्शन का आपका है। फॉर एवरी 7 लीप्स ऑफ रैबिट, रैबिट 7 छलांगे मारता है, उसी टाइम में डॉग 6 मारता है और रैबिट उससे आगे है। And the distance covered by rabbit in 6 leap is equal to the distance covered by the dog in 5 leap। लेकिन रैबिट जो 6 छलांगों में डिस्टेंस कवर करता है, वो डॉग उतना ही डिस्टेंस 5 छलांगों में कवर करता है। और हमें जो है वो रेशो निकालना है, उन दोनों की स्पीड का रेशो निकालना है। तो देखो हमारे पास जो है वो डॉग है, ये हम मैं डी से डॉग लिख रहा हूँ, आर से मैं रैबिट लिख रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है। डॉग जो है वो कितनी छलांगे लेता है, इट उसके वो कितनी जंप जो है उसका डिस्टेंस जो है वो 5 लीप्स है और इसका जो है वो 6 लीप है। ठीक है, और ये दोनों बराबर है। 5 लीप्स में जो जितना कवर करता है उतना ही वो 6 लीप्स में जो है वो कवर करता है। तो 5 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर तो हमारे पास कितना आएगा, वो 30 आएगा। और इनकी अगर मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, एफिशिएंसी अगर हम निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगी और ये 5 आ जाएगी। क्लियर? तो मतलब ये 6 मीटर पर जंप जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा और ये जो है वो 5 मीटर जो है पर जंप जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, जे लिख दूंगा पर जंप। समझ गए आप इसको? ये आपका इतना बन गया। तो हमें पता चल गया डॉग ने जो है टोटल जो है वो 6 छलांगे मारी है और लीप जो रैबिट है उसने 7। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो डॉग वॉक 6 मीटर, डॉग जो चलता है वो कितना चलता है, 6 मीटर चलता है और उसने 6 ही छलांगे मारी है। तो हम करेंगे 6 इंटू 6, तो वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा वो 36। तो ये किसका है, हमारे पास डॉग का। फिर हम निकालेंगे रैबिट का। रैबिट ने कितनी छलांगे मारी है, रैबिट ने तो टोटल क्वेश्चन के मुताबिक वो 7 मारी है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, किस एफिशिएंसी से मारी है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो 5 है, तो मल्टीप्लाई बाई जो है वो 5 करेंगे। तो 7 5 का जो होता है वो कितना होता है 35। तो इस तरीके से आपका रेशो जो आ जाएगा वो 36 और 35 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन है 1/4 एंड 1/6। कुछ नहीं करना, आपको बस स्क्वायर रूट लेना है इनका 1/4 और 1/9 का। तो हम जानते हैं 4 9 36 होता है, तो 1/36 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1/6 के। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, यहाँ पर हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। देखिए आपका पास ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको पता है ये चीज जो होती है इसको हम रेशो बोलते हैं, और ये जो 4 डॉट आ जाते हैं, ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम नंबर मान लेते हैं यहाँ पर 12 16। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन जो है वो पूरा दिया गया होगा। आप यहाँ पर मैंने जो है वो शायद मिस कर दिया कुछ लिखने में।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका जो है वो 56 का क्वेश्चन नंबर है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो है वो A/B C/D जो है वो दिया गया था। ये हमारे पास दिया गया था 12, 6 और 18। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लेना अगर पूरा नहीं लिखा होगा आपके उसमें। तो x जो होगा वो किसके बराबर होगा, हमें फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो एक तरीका होता है, तो हमें 16 को 18 से मिला देना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें डिवाइडेड बाई x से करेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर 24 होगा। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। तो हमें यहाँ पर जो है इन दो को मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड इससे करना होगा। तो यहाँ पर आपको थर्ड प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन दिया जाएगा निकालने के लिए। ठीक है, या कोई भी चीज़ मिस है या इनका ABCD करके जो है रेशो निकालने के लिए दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, A's height is 5/8 of B's height, what is the ratio of B's height to the A's height? तो इजी सा क्वेश्चन है। A की जो हाइट है 5/8 है B के, ये हमारे पास A है और जो है ये हमारे पास B है। तो A की हाइट जो है वो कितनी है, ये 5 है और इसकी हाइट कितनी है, 8 है। हमें बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ B's हाइट टू A हाइट। अब B और A की हाइट हमें निकालनी है, तो इसका इन्वर्स करना है सिंपल, ये 8 होगा। ठीक है, और ये 5 होगा, तो 8:5 आपका आंसर होगा। So it a probability है, a dice is thrown, find the probability of getting an even number। देखिए कभी कभी भी अगर हम कोई भी डाइस जो है वो फेंकते हैं, हमें पता है एक डाइस अगर हम देखेंगे उसकी कितनी साइड्स होती है, 6 साइडें होती है एक डाइस की। अब हमने डाइस को जो है ऊपर फेंका है, तो डाइस को जब हमने ऊपर फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो हमें हमें पता है या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। अगर हम एक डाइस को ऊपर फेंकते हैं तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर आएगा? सो देयर आर 3 इवन नंबर, हम जानते हैं कौन कौन से वो इवन नंबर है, 2, 4, 6। और ऑड नंबर कौन से है, 1, 3, 5 है। टोटल जो है वो 6 आउटकम्स रहती है हमारे पास और इवन नंबर जो है वो 3 है। सो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज 3/6। जो टोटल आपके आउटकम्स है 6 है और यहाँ पर फेवरेबल इवन जो है वो 3 है। तो 3/6 करेंगे, इसको हम और डिवाइड करेंगे, 1/2 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका 59 और 60, ये भी 3 प्रोबेबिलिटी के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने हर टॉपिक जो है आपका कवर कर दिया जो भी आपके सिलेबस में दिया था। हर किसी के 2-2, 3-3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको। 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम। देखिए हमने टॉस किया और 2 कॉइन्स को हमें ऊपर फेंका। कॉइन जब हम टॉस करते हैं या तो हेड आता है बच्चों या तो टेल आता है, इतना हमें पता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड्स। हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों हेड्स होंगे? अब हमने 2 कॉइन्स को जो है वो हमने ऊपर फेंका। 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड्स। ठीक है, अब देखिए जब भी हमने 2 या 2 से ज़्यादा हमारे पास हमने कॉइन्स को फेंका, तो उसमें हम कहते हैं एक सिंपल सा फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ केस निकालने के लिए n का स्क्वायर कर देना। तो यहाँ पर 2 को हमने ऊपर फेंका है, ठीक है, 2 को फेंका है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हैंड्स इन बोथ द कॉइन इज 1/4। क्या होगी, 1/4। तो 1 को डिवाइड बाई कर देना है 4 से, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हमने 3 का किया होता तो 1/9 हो जाती। अब हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी देखिए मैंने डाइस की करा दी आपको, एक मैंने क्वेश्चन जो है आपको कॉइन्स का दे दिया और एक हम देंगे आपको, ठीक है, कार्ड्स के बारे में। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं और इन्हीं में से आपका एग्जामिनेशन में भी ज़रूर पूछा जाएगा, इन्हीं 3 टाइप्सों में से एक ना एक क्वेश्चन। तो 100 कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। 100 कार्ड्स है हमारे पास, जो ताश के पत्ते होते हैं उन कार्डों की बात की जा रही है। 100 हमारे पास कार्ड है जिनका नंबर 1 से लेके 100 तक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें प्राइम नंबर जो है वो, जो भी हम कार्ड अब उठाने वाले हैं उसमें प्राइम नंबर आएगा। देखिए टोटल हमारे पास कितना है, 100 हमारे पास कार्ड है और अगर हम प्राइम नंबर देखेंगे 1 से लेके 100 तक वो कितने होते हैं, हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, 3, इस तरीके से हमारे पास जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89 और 97 ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम इनकी काउंटिंग करेंगे, टोटल जो है हमारे पास 25 प्राइम नंबर होंगे, तो दैट मीन 25 आउट ऑफ 100। टोटल हमारे पास कार्ड कितने होते हैं? 100 है, और 100 में से हमारे पास 25 कार्ड है, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी देखनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्राइम नंबर ही आएगा। टोटल प्राइम नंबर हमारे पास 25 है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी प्राइम नंबर की वो 25/100 होगी, जिसे हम जो है वो सॉल्व करके लिख सकते हैं। वो कितना? 1/4 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है 1/4 होगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने जो है अपने मॉक टेस्ट के जो है वो 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए, और अब आपका रहेगा आपका सेक्शन जो रहेगा वो इंग्लिश का सेक्शन रहेगा। उम्मीद है कि आपने अपने आंसर जो है वो मैच कर लिए होंगे, और आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हमने जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे यूट्यूब चैनल होम एकेडमी को और हमारे ब्लॉग फेसबुक को जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।